नमः माहेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप कक्षा 10 जो कि संस्कृत विषय का कक्षा 10 का प्रथम पाठ कवि कुलगुरु कालिदासा नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने आपको गद्य की व्याख्या विस्तार पूर्वक 3-4 वीडियो जो भी वीडियो में अपलोड कर दिया है, बना दिया है। सब आप जितना हम वीडियो पब्लिश किए हैं, हमें विश्वास है कि आप लोग उसको पढ़े होंगे, समझे होंगे, उसका अच्छे से अनुवाद भी किए होंगे। अब हम आप जो उसका अंतिम है अभ्यास प्रश्न, इस वीडियो में हम उस अभ्यास प्रश्न पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का हम समाधान कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। देख लीजिए, इसे 2019 के EOAP ऐसे बोर्डों में इसको पूछा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। आप जानते ही हैं कि कवि कुलगुरु कालिदास जो प्रथम पाठ है, यह अत्यंत इम्पोर्टेंट पाठ है और इससे संबंधित प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए इस पाठ का आप अध्ययन अच्छे से कर लीजिए। आपका इससे जो वैकल्पिक प्रश्न है वो भी 1-2 आ जाते हैं, और जो हिंदी अनुवाद है वो तो निश्चित आता है, और उसके बाद सारांश भी आने की संभावना पूरी बनी रहती है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम प्रश्न पर। अब यहाँ देखिए लिखा गया है कि कवि कुलगुरु कालिदासा पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। अर्थात जो पूरा पाठ संस्कृत में दिया गया है उसी पूरे पाठ को हिंदी में लिखना है, लेकिन सारांश के रूप में। सारांश माने संक्षेप रूप में। सारांश शब्द में देखिए 2 शब्द हैं, एक सार और प्लस अंश है। सार का अर्थ होता है संक्षेप, और अंश का अर्थ है भाग। अर्थात ये कि जो पाठ है उस पूरे पाठ के भाग को सार रूप में, संक्षेप रूप में लिखना ही सारांश कहलाता है। मतलब ये कि जो पूरा पाठ विस्तार से दिया गया है 2 पेज में, अब आप उसको अपने मन से आप जब लिखेंगे तो उसको कम से कम 10 या 15 या 20 लाइन मान लीजिए, तो 15-20 लाइन में आप पूरे किताब का जो मुख्य चीजें हैं वो विस्तार पूर्वक लिख देंगे। वही आपका क्या हो जाता है, सारांश। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप फिल्म देखते हैं, तो भले फिल्म 2-2.5 घंटे या 3 घंटे की हो, लेकिन जब आप किसी को बताते हैं तो 15-20 से 25 मिनट में इसको बता के आप खत्म कर देते हैं। तो जो 3 घंटे का वीडियो 25 मिनट में आप खत्म कर रहे हैं, यही क्या है, उस पूरे फिल्म का सारांश है। अब उस 15 मिनट में ही आप पूरे फिल्म को जो मुख्य चीजें, सारी चीजें आप बता देते हैं। क्लियर ना? तो वही चीज होता है सारांश। तो वैसे ही आपको इस पूरे पाठ का सारांश लिखना होता है। जैसे आप लिख देंगे कि सारांश लिखना है, तो आप हेडिंग लिख देंगे कवि कुलगुरु कालिदासा पाठ का सारांश। फिर अपन नाम लिखना शुरू कर देंगे। जो कवि कुलगुरु कालिदास हैं वह कवियों के मुकुटमणि हैं, कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, भारत में नहीं पूरे विश्व में विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। भारत के ही नहीं, अन्य देश विदेश के जो विद्वान गण हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। इन्होंने 7 ग्रंथों की रचना की हुई है। लेकिन इतने महान कवि होने के बावजूद इनके जन्म स्थान, कुल, वंश और उसके बाद इनके माता पिता या इनके जीवन वृत्त से संबंधित जो मुख्य चीजें हैं, जैसे स्थान है, कुलवंश है, इन सारे विषयों के विषय में आज भी मतभेद बना हुआ है। अर्थात कोई भी विद्वान सटीक इसका अभी भी प्रमाण रूप में परिचय नहीं दे सका है। फिर भी अंतःवाय साक्ष्य का जब अनुशीलन समीक्षा गण करते हैं, समीक्षा करने वाले, तो वह कुछ प्रमाण नहीं, कुछ जो जनश्रुतियां हैं, उन जनश्रुतियों के माध्यम से कुछ बातें बता करके इनके जन्म स्थान, वंश आदि का निश्चय करते हैं। जैसा कि सर्वप्रथम एक जनश्रुति ऐसी है कि जो महाकवि कालिदास जी हैं, यह विक्रमादित्य के समकालीन थे। लेकिन इसमें समस्या यह उत्पन्न होती है कि विक्रमादित्य का ही समय निश्चित नहीं होता है। फिर एक मत यह आता है कि जो द्वितीय चंद्रगुप्त हैं वही विक्रमादित्य का उपाधि धारण किए हुए थे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के यह समकालीन हैं। फिर तृतीय मत आता है कि जो अंतःसाक्ष्य के अनुसार कि इनका जो ग्रंथ है, नाटक है मालविकाग्निमित्रम, उसमें जो अग्निमित्र नामक नायक है
वह शुंगवंशीय राजा है। इसका मतलब अगर कालिदास शुंगवंशीय राजा का वर्णन कर रहे हैं, जिसका मतलब शुंगवंश को अच्छी तरह जानते थे। जानेंगे कब? जब ये उस समय रहे होंगे। तो इसीलिए यह निश्चित किया जाता है कि शुंगवंशी राजा अग्निमित्र का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी है, तो कालिदास का भी समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी निश्चित होता है। फिर स्थान के विषय में आप चर्चा करेंगे। ये स्थान हेडिंग चाहे आप लिख सकते हैं, जन्म, स्थान, वंश, रचनाएं, इस तरह से हेडिंग लिख करके थोड़ा थोड़ा करके आप इन चारों हेडिंगों में आप अच्छे से लिख देंगे तो आपका पूरा सारांश क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो हेडिंग होती है वो आपके सारांश को लिखने में बड़ी सहायक होती है। तो आप पहला चाहे उसमें हेडिंग आप जन्म लिख सकते हैं, दूसरा अगर लिखना है तो आप स्थान लिख देंगे, जैसा कि उज्जैनी में सिद्ध किया जाता है कि इनका जन्म स्थान उज्जैनी है। फिर तीसरा अगर आपको लिखना है तो आप इनका वंश लिख सकते हैं, और चौथा आप लिख देंगे रचनाएं। तो ये हेडिंग आप बना करके सारांश को अच्छे से लिख सकते हैं। तो विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे और प्रयास करेंगे लिखने का। अगर आप लोग लिखते हैं तो जरूर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप एग्जाम में अच्छी तरह से इस पूरे पाठ का सारांश लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अब इसमें देखते हैं कि क्या बताया गया है। देखिए, अब इसमें ये प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित गद्य अवतरणों का ससंदर्भ अनुवाद हिंदी में कीजिए। इसमें दो शब्द हैं, एक शब्द आपका है गद्यावतरणों और दूसरा सा है ससंदर्भ। पहले आप गद्यावतरणों को समझिए, फिर ससंदर्भ को समझिए। गद्यावतरण का अर्थ समझिए आप, जैसे लिखा हुआ है, देखिए, गद्य प्लस अवतरण, अवतरण, गद्य दीर्घ संधि कर देंगे। गद्य माने जो आपका पूरा पाठ है गद्य है। अवतरण मतलब होता है पंक्ति या पैराग्राफ, ठीक ना, जो आपका वाक्य है, एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ में बटा हुआ है सेंटेंस में, तो उसी को कहते हैं अवतरण। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो दिया हुआ ये है, ये है, ये है, ये चार के चारों क्या है? गद्य अवतरण है, मीन्स गद्य के पैराग्राफ हैं। तो यहाँ गद्य अवतरण मतलब इन्हीं चारों से। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुवचन इसलिए कहा गया क्योंकि 1 2 3 4 हैं, इसलिए कहा गद्यावतरणों। अर्थात यह जो मैं गद्यांश दिया हूँ या गद्य का पैराग्राफ दिया हूँ, इसी का एक अर्थ हो गया गद्यावतरण। गद्यावतरण माने जो गद्य पैराग्राफ के रूप में नीचे दिया गया है, एक हो गया। फिर दूसरा कहा ससंदर्भ, समझिए, ससंदर्भ, स अव्यय पद है, उपसर्ग है, ये क्या है? सह है, और प्लस संदर्भ। सह माने साथ, सह माने साथ, और संदर्भ मतलब ये होता है कि यह जो गद्यांश है, यह जो गद्य का पैराग्राफ है, यह किस संदर्भ से है, मीन्स किस पाठ से लिया गया है। तो संदर्भ माने यहाँ पाठ का नाम आप कह सकते हैं। तो संदर्भ सहित माने पाठ का नाम, राइटर का नाम, किताब का नाम, ये सब चीजें आ जाती हैं संदर्भ में। तो संदर्भ सहित मतलब ये है कि अब आपको इस किताब का नाम बताना है, उसके पाठ का नाम बताना है, उसके राइटर का नाम बताना है, उसके बाद फिर आप लिखेंगे हिंदी अनुवाद। फिर क्या लिखेंगे? हिंदी अनुवाद, ठीक ना जी। फिर आप हिंदी अनुवाद लिखेंगे। पहले आप क्या करें, बताएं कि गद्य अवतरण माने जो गद्य या पंक्ति या पैराग्राफ दिया हुआ, इसका संदर्भ सहित अनुवाद और हिंदी अनुवाद कीजिए। इस प्रश्न का मतलब ये हुआ। पहली बात तो हम आप प्रश्न को ही नहीं समझ पाते और हमसे प्रश्न पूछ क्या रहा है। तो यहाँ 3 चीजें दिया हुआ है। पहला गद्यावतरण, गद्यावतरण मतलब ये समझ गए आप कि यह जो पैराग्राफ दिया हुआ है। फिर कहा ससंदर्भ माने संदर्भ सहित, अर्थात आपको संदर्भ भी बताना है और उसके साथ ही साथ हिंदी अनुवाद भी करना है। ठीक, अब आप आगे बढ़ते हैं, हम आप आगे बढ़ रहे हैं इस पर।
चलिए अब देखिए, अब यहां जब आप समझेंगे ये कि इसका हम संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो संदर्भ में तीन चीजें जरूर होनी चाहिए। अगर मान लीजिए राइटर का नाम, जैसे संस्कृत के जो गद्यांश हैं, या हाँ गद्यांश ही मानिए, क्योंकि पद्यांश जो होते हैं वो निश्चित होता है कि कहाँ कहाँ से लिया गया है, उसके राइटर भी निश्चित होते हैं, तो यहाँ निश्चित नहीं होता, तो गद्य में छोड़ दीजिए। गद्य में आप सिर्फ क्या लिखेंगे, पहला तो लिखेंगे पाठ का नाम, क्या लिखेंगे, पाठ का नाम, और दूसरा लिखेंगे किताब का नाम। सॉरी, पहले किताब का नाम कर देंगे, पहले फिर किताब का नाम और दूसरे पे रहेगा पाठ का नाम। बस इतना ही लिखना है, किताब का नाम। जैसे हम अब लिख के आपको दिखा दे रहे हैं कि जिससे आप समझ जाएंगे। देखिए जैसे आप लिखेंगे कि प्रस्तुत कोई भी हो, चाहे ये वाला पैराग्राफ भी दिया एग्जाम में, या ये वाला भाई, ये कोई भी दिया हो, आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी, एक मिनट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के कवि कवि कुलगुरु कालिदासः नामक पाठ से लिया गया है। लिया गया है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के कवि कुलगुरु कालिदास नामक पाठ से लिया गया है। ये आपका संदर्भ हो जाता है, ठीक ना। अब इसके बाद आता है हिंदी अनुवाद, ठीक। अब हिंदी अनुवाद को आप समझिए कि जो हमने आपको गद्यांश व्याख्या करके बढ़िया से पढ़ाया है, तो हिंदी अनुवाद माने व्याख्या नहीं, हिंदी अनुवाद माने जो संस्कृत दिया हुआ उसका सीधा सीधा हिंदी लिख दीजिए बस। तो जो पैराग्राफ होगा आप उसका हिंदी लिख देंगे, लेकिन संदर्भ लिखने के बाद। क्लियर ना।
अब चलिए हम इसके आगे अगला पैराग्राफ में देखते हैं आगे क्या प्रश्न दिया हुआ है। अब देखिए यहां पे, अब यहां आपका जो प्रश्न है वो आपके सामने आता है। अब यहां से लेकर के ठ तक पूरा कुमार संभव तत्र रम्या शकुंतला, यहाँ तक पूरा हिंदी अनुवाद आपसे पूछा हुआ है। आप इसको जरूर लिखने का प्रयास करेंगे और लिख भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग इसके आगे वाला जो दिया हुआ है हम उसके विषय में चर्चा करेंगे कि इसके आगे जो आपका ये मूल्यांकन प्रश्न के पहले तक का है इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए जो तृतीय प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, इस प्रश्न को हम समझने का प्रयास करेंगे कि हम लोग इसको कैसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब देखिए इसमें लिखा हुआ कि महाकवि कालिदास रचित, ठीक ना। देखिए लिखा है क्या कि महाकवि कालिदास द्वारा रचित महाकाव्यों के नाम लिखिए। सिर्फ महाकाव्य का नाम पूछा है, हमने आपको ट्रिक बताया ही था, ऋतु कुमार का मालविका, मेघ रघु का ज्ञान, तो उसमें हमने देखा था दो इनके महाकाव्य थे। अब हम देखते हैं दो महाकाव्य हैं, पहला आपका हो जाएगा रघुवंशम, चलिए देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी नहीं मिल रहा है, हम देख लेंगे बाद में। देखिए दो महाकाव्य आप समझिए पहले। दो महाकाव्य कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला इनका महाकाव्य है एक मिनट, थोड़ा देख ले रहे हैं, इसमें लिखने में दिक्कत हो रही है। देखिए पहला दो महाकाव्य हैं, पहला महाकाव्य है रघुवंशम और दूसरा महाकाव्य है कुमार संभवम। ठीक, यही दो इनके महाकाव्य हैं, एक है रघुवंशम और दूसरा है कुमार संभवम। बस इतना आंसर इसका आपको दे देना है, बस इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
चलिए देखते हैं, इसको मिटा देंगे अभी। फिर नीचे लिखा हुआ है देखते हैं, थोड़ा दिक्कत हो गया है, फिर से देख लेते हैं। देखिए ये जो इनकी रचनाएं हैं, अभी फिर प्रश्न फिर आगे आएगा कि महाकवि कालिदास के सभी रचनाओं का संक्षेप में आप बताइए। तो आप उसमें सिर्फ इतना ही बताएंगे कि जो महाकवि कालिदास की मुख्यतः 7 रचनाएं हैं, जिनमें 2 महाकाव्य हैं, 2 खंड काव्य हैं और 3 नाटक हैं। प्रथम महाकाव्य आपका हो जाएगा रघुवंशम। रघुवंशम जो कि 19 सर्गों वाला एक महाकाव्य है, जिसमें राजा रघु के वंश के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम राजा है दिलीप और अंतिम राजा है अग्निवर्ण। अगर आपसे पूछे रघुवंशम महाकाव्य में किसका वर्णन किया गया है, तो आप बताएंगे कि रघुवंशीय राजा दिलीप और अग्निवर्ण तक जितने 31 राजा हैं, इन सभी राजाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि इनके जो कुमार संभवम के बारे में आप बताइए, तो कुमार संभवम के बारे में आप ये बताएंगे कि जो कुमार संभवम महाकाव्य है वह, ठीक, कुमार संभवम जो महाकाव्य है उसके बारे में आप बताएंगे कि कुमार संभवम महाकाव्य 17 सर्गों वाला एक महाकाव्य है, जिसमें भगवान शिव जी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी के बारे में विस्तार से बताया गया है। और किसी विद्वान का मत यह है कि यह जो कुमार संभवम महाकाव्य है उसके 8 सर्ग तक ही महाकवि कालिदास ने रचना की है। इसके अतिरिक्त जो अन्य सर्ग हैं वह किसी अन्य विद्वान के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम लोग पुनः आते हैं इस प्रश्न श्रृंखला पर। तो देख रहे हैं कि महाकाव्य वाला आपने बता ही दिया, 2 महाकाव्य। अब तीसरा है कि कालिदास को कवि कुलगुरु क्यों कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा कि कालिदास को कवियों के कुल का श्रेष्ठ या मुकुटमणि क्यों कहा गया। तो ये आप बताएंगे कि जो महाकवि कालिदास हैं यह भारत ही नहीं विश्व के समस्त कवियों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि इनके जो महाकाव्य हैं, खंडकाव्य हैं, नाटक हैं, उनमें भारतीय संस्कृति की समस्त जो परंपरा है या भारतीय जो संस्कृति धर्म अर्थ काम मोक्ष मूल रूप में है, या जो काव्यों में जो विशेषताएं होनी चाहिए वो सारी विशेषताएं महाकवि कालिदास की रचनाओं में प्राप्त होती हैं। इसीलिए यह जो महाकवि कालिदास हैं यह कवियों के कुलगुरु कहे जाते हैं। अपने मन से विस्तार से अभी चीजें शुरू में दिया हुआ है, जो पैराग्राफ पहला वाला है ना कि यह कवि कालिदास समस्त कवियों के मुकुटमणि हैं, यह समस्त जो विद्वान हैं उन सब में सबसे श्रेष्ठतम कवि हैं, ठीक है। तो ये वही 1-2 पैराग्राफ वाली बात आप विस्तार से लिख देंगे, बस सिंपल सी बात आप लिख देंगे इसमें कि कालिदास जी को कवि कुलगुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कवियों के वंश की परंपरा में सबसे श्रेष्ठ मूर्धन्य रहे हैं, यह सबके मुकुटमणि हैं और इनका भारत ही नहीं विश्व के समस्त विद्वद्गण इनका सम्मान और इनका यशगान करते हैं। ठीक, आगे देखिए, पूरा कवि नाम बभूव श्लोक का भाव स्पष्ट करिए। अब आप देखेंगे इस पाठ के एकदम अंत में एक लाइन आता है, एक पद्य आता है, अनुष्ठित छंद में है, उसमें आप देखिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, उसमें लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है कि पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे, पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास अद्य अपि तत्तुल्यम कवि अभावात अनामिका सार्थवती बभू।
या इसी श्लोक का अर्थ या भाव आपसे पूछना चाह रहा है, जो तीसरा प्रश्न है। तो आप बताएंगे कि इस मतलब क्या इस श्लोक का भाव यह है कि पूरा माने प्राचीन काल में कवियों की जब एक सभा बैठी और उस सभा में इसलिए सभा बैठाई गई कि पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठतम विद्वान कौन है, उससे भी श्रेष्ठ कौन है, उससे श्रेष्ठ कौन है। तो ये हुआ, इस पर सभा बैठी। वही बात लिख रहे हैं कि पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे, गणना के प्रसंग में कि कौन सबसे श्रेष्ठ है या उससे श्रेष्ठ कौन है, इस प्रसंग में जब बात उठी तो कालिदास का नाम कनिष्ठिका अंगुली पर लिया गया, रखा गया कि सर्वप्रथम कालिदास लिखा है, कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास। कालिदास का नाम कनिष्ठिका माने कानी अंगुली पर अधिष्ठित किया गया, नाम लिया गया। कालिदास का नाम कनिष्ठिका अंगुली पर रखा गया। लेकिन तद अद्य अपि तत्तुल्यम, अद्य आज तक भी, तत्तुल्यम उनके समान, कालिदास के समान कवि का अभाव हो गया, अर्थात कोई कवि आज तक न पैदा हुआ न इसके पहले पैदा हुआ था। तो कोई भी ऐसा नहीं था कि जो कालिदास से श्रेष्ठ हो सके। इसलिए इस कनिष्ठिका के बाद वाली अंगुली का नाम हम आप जानते हैं अनामिका है। तो कवियों ने कहा कि भाई ये जो अनामिका इसका नाम रखा गया वह तो सार्थवान हो गया। क्यों? क्योंकि अनामिका माने जिसका कोई नाम न हो। तो कालिदास के बाद कोई नाम ही नहीं आया, इसीलिए यह नाम अपना अर्थ सार्थवती या सार्थवान हो जाती है, अर्थवान हो जाती है। यही बात आप तीसरे प्रश्न के आंसर में लिख देंगे। क्लियर ना? और जो प्रश्न आपका ये था कि कुलगुरु क्यों कहा जाता है, तो वो वाला आप देखिए यहां लिखा हुआ है, देखिए इसमें दिया हुआ है, यही आप चाहे आप लिख देंगे कि कवि कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुट मणि हैं। वह न केवल भारत देश के ही अपितु समग्र विश्व के उत्कृष्ट कवियों में श्रेष्ठतम हैं। और अगर थोड़ा वो लिखना हो तो ये भी लिख सकते हैं कि उनकी पूजनीय वंदनीय जो कीर्ति कौमुदी है पूरे देश देशांतर में फैली हुई है। इसलिए कवि कुलगुरु कालिदास को, इसलिए कालिदास जी को कवि कुलगुरु कहा जाता है। बस यहाँ से लेकर के यहाँ हिंदी अनुवाद अर्थ लिख करके लिख देंगे, इसलिए कालिदास को कवि कुलगुरु कहा जाता है। दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब फिर हम आगे देखते हैं कि उसके बाद अगला प्रश्न क्या आता है। अब देखिए फिर तीन प्रश्न आपके हो गए। एक तो आपका ये प्रश्न हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। घ वाला प्रश्न लिखा हुआ है, देखिए कि कालिदास रचित विभिन्न ग्रंथों के नाम लिखिए। जैसा कि हमने आपको बता ही दिया, तो आप चाहे आराम से इसको लिख सकते हैं। पहला आप लिख देंगे रघुवंशम, इसका एक पीडीएफ हम बनाए हैं, वो आपको दिखा देंगे अभी। दूसरा है कुमार संभवम, ठीक ना। और तीसरा आपका हो जाएगा मेघदूतम, चौथा ऋतु संहार। चाहे वो ट्रिक जो बताए थे उस ट्रिक के हिसाब से आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हो जाएगा विक्रमोर्वशीयम, फिर हो जाएगा आपका मालविकाग्निमित्रम, फिर अंतिम हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, ये इनके 7 रचनाएं हैं, ठीक ना। तो यही 7 रचनाओं का नाम लिख देना है बस। फिर आगे का कि ना ये हो गया कि ग्रंथों के नाम लिखिए, बस नाम पूछा है। फिर लिखा कि महाकवि कालिदास रचित 3 नाटकों के नाम लिखिए, तो यही तीनों नाटक आप लिख देंगे, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम लिख देंगे। फिर इसके बाद लिखा है कालिदास जी का परिचय लिखिए, तो कालिदास जी के परिचय में बस आप बता देंगे, वही सारांश वाली स्थिति है कि कवि कालिदास का परिचय निम्नवत है।
थोड़ा बहुत ऊपर लिख देंगे। कवि कालिदास के जीवन परिचय के विषय में कोई प्रमाणित साक्ष्य आज भी नहीं मिलता है, फिर भी समीक्षकों ने कुछ जनश्रुतियों के आधार पर बताने का प्रयास किया हुआ है। तो अब हेडिंग लिख देंगे जन्म, स्थान, कुल, रचनाएं, बस ये हो गया जीवन परिचय। अब जन्म के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे, स्थान के बारे में, वंश के बारे में, और उसके बाद आप रचनाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, हो जाएगा जीवन परिचय। फिर छठवां है कि रघुवंश महाकाव्य किसकी रचना है, तो आप जानते हैं कालिदास की है। फिर अगला प्रश्न है कि रघुवंश में किन राजाओं का वर्णन किया गया है, तो आप बता देंगे कि रघुवंश महाकाव्य में राजा रघु के वंश के 31 राजाओं का वर्णन किया गया है, जो कि राजा दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण पर्यंत राजाओं का वर्णन किया गया है। बस ये हो गया। फिर कहा कवि गणना में कनिष्ठिका पर किस कवि का नाम आया, तो आप जानते हैं कनिष्ठिका पे कालिदास का नाम आया था, ये भी आपका हो गया। फिर इसके बाद यह है कि सुप्रसिद्ध संस्कृत कवियों में 5 कवियों के नाम लिखिए। अब जो श्रेष्ठ कवि हैं, संस्कृत कवि हैं, उनके नाम पूछ रहे हैं कि कौन कौन से हैं, तो अपने ही आप ग्रंथों में ही देख करके आप बता सकते हैं, फिर भी हम लिख दे रहे हैं 5 नाम। कोई भी आप नाम संस्कृत के प्रसिद्ध राजाओं और कवियों के नाम लिख सकते हैं। जैसे पहला तो भाई कालिदास का ही लिख देंगे। आप दूसरा लिख सकते हैं वाल्मीकि, जो कि रामायण लिखे हुए हैं। तीसरा आप वेदव्यास का नाम लिख सकते हैं, जो कि महाभारत लिखे हैं। चौथा है आप माघ। पांचवा भवभूति। छठवां भारवी। फिर अश्वघोष, बहुत सारे कवि हैं, भास कवि हैं। तो इस तरह से कालिदास, वाल्मीकि, वेदव्यास, माघ, भवभूत, भारवी, अश्वघोष, भास, बहुत सारे राइटर हैं। आप नाम 5 लोगों का इसमें से लिख सकते हैं। क्लियर ना? चलिए फिर आगे देखते हैं। अब आता है कि कवि कुलगुरु कालिदास पाठ का सारांश लिखिए, ये तो आपको बता ही दिए हैं। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम कथा के नायक नायिका का नाम लिखिए, बस खाली नायक नायिका का नाम लिखना है। तो नायक आपके हो जाएंगे दुष्यंत और ये नायक हो गए, और नायिका आपकी हो जाएंगी शकुंतला। ये हो गया। फिर इसके बाद प्रश्न अगला आता है, नायक नायिका का नाम हो गया, आप इसको लिख लीजिएगा, किताब में दिया भी है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी खोजने में भी। फिर अगला है कि मेघदूतम में कवि ने किसको दूत बना करके कहाँ भेजा है, इतना लिखना है कि किसको दूत बना करके, पहले दूत के बारे में बताइए, फिर कहाँ भेजा है ये बताना है, ठीक ना? तो आप पढ़े हैं ग्रंथ, हम दिखा देंगे अभी। तो दूत बना दिया गया मेघ को, शब्द ही लिखा है मेघदूतम, मेघ माने बादल को, दूत बनाया गया। और कहाँ भेजा गया, तो अलकापुरी में। अलकापुरी एक स्थान है जहां पर यक्षिणी रहती थी। तो मेघ को दूत बनाया गया और अलकापुरी में मेघ को भेजा गया है, ठीक ना? देखिए दिखा दे रहे हैं कि ये शब्द कहाँ है। देखिए इसमें मेघदूतम के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है, देखिए कहा मेघदूते यक्ष यक्षिण्यो वियोग आश्रित विप्रलम सिंहास पूर्व परिपाको दृश्यते, दिखाई देता
है, ठीक ना। फिर और उसके आगे है, यहाँ है देखिए कि बृहत् यक्षस्य प्रेम विह्वलताय द्वितीय सृष्टि परिलक्षित प्रकृति लभते हर्षोल्लासः। और ये देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ बता रहे हैं, ये देखिए स रामगिरेह आरभ अलकाम यावत, यहाँ देखिए लिखा हुआ अलकाम यावत, ठीक ना। तो कहा मेघे माने मेघदूतम में विरह के कारण उत्कंठित यश यक्ष के प्रेम की विह्वलता का अद्वितीय सृष्टि दिखाई देती है। तो वही बता रहे हैं कि यह जो मेघ है यह धुआं ज्योति आदि से नहीं बना हुआ है, बल्कि वह एक संवेदनशील प्राणी है। यहाँ आंसर आपका मिल रहा है कि मेघ दूतम में मेघ को ही दूत बनाया गया, क्योंकि उसको एक संवेदनशील प्राणी के रूप में कल्पना किया गया। और दूसरी बात, रामगिरी पर्वत से भेजा गया कहाँ, तो अलकाम, अलकापुरी में। ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक ना। चलिए फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ लिखा है, तो ये आप बताएंगे दूत हो गया मेघ, और कहाँ भेजे, अलकापुरी में। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है कि कालिदास के नाटकों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। कालिदास के जो नाटक हैं, तीनों नाटक हैं, इनके बारे में संक्षेप में आपको परिचय देना है। तो पैराग्राफ के बीच में ही तीनों नाटक के बारे में बताया गया। जैसे विक्रमोर्वशीयम के बारे में आप लिखेंगे कि कालिदास के मुख्य 3 नाटक, पहला हेडिंग लिख देंगे विक्रमोर्वशीयम। अब बता देंगे कि विक्रमोर्वशीयम नाटक 5 अंकों का नाटक है, जिसका नायक विक्रम अर्थात पुरूरवा है और जिसकी नायिका उर्वशी है। इसमें इन पुरूरवा और उर्वशी के प्रेम की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। बस। दूसरा मालवी काग्निमित्रम के बारे में लिख देंगे कि मालवी काग्निमित्रम नाटक भी 5 अंकों का नाटक है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र जो कि इक्ष्वाकु वंश का राजा है, इन दोनों की प्रेम का कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में आप लिख देंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों का नाटक है। इसका नायक दुष्यंत है, नायिका शकुंतला है। इसमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम के अद्वितीय वर्णन किया गया है, जिसमें शकुंतला की विदाई का भी बहुत विस्तार से अच्छे से वर्णन किया गया है। बस इतना लिख देंगे, हो गया परिचय। फिर इसके बाद आता है कि मेघदूत में कवि ने किसका वर्णन किया है। तो आप बता देंगे कि मेघदूतम खंडकाव्य में कवि ने यक्ष और यक्षणी जो नायक नायिका हैं, इन्हीं दोनों के वियोग का विस्तार से वर्णन किया गया है। यक्ष जिसका नाम विशालाक्षी है, और जो यक्षणी है उसका नाम है हेममाली। हेममाली नाम है यक्ष का, और विशालाक्षी नाम है यक्षणी का। ये आप बता देंगे, ठीक। फिर इसके बाद कहा कि निम्नलिखित प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। अब इसको यहां से यहां तक समझिए आप। संस्कृत में आंसर देना है कि किस प्रश्न का क्या आंसर है। तो सबसे पहले लिखा कि संस्कृत कवि नाम कह मुकुट मणि अस्ति। तो संस्कृत कवि नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, संस्कृत कवियों के कह माने कौन, मुकुट मणि मुकुट के, मणि अस्ति माने है। प्रश्न ये बना कि संस्कृत कवियों के कौन मुकुट मणि हैं। तो कौन शब्द का आपको आंसर देना है। तो कौन है, कालिदास है, जैसा कि पहला पैराग्राफ में लिखा है। तो आप लिखेंगे कि संस्कृत कवि नाम महाकवि कालिदास मुकुट मणि अस्ति। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसका आंसर पैराग्राफ में देखना चाहते हैं तो ये देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है ये आपके प्रथम प्रश्न का आंसर है कि महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम मुकुट मणि ही अस्ति। आपका ये आंसर हो जाएगा। फिर अब दूसरा प्रश्न ये पूछा कि
कालिदासः कस्य नरेशस्य समकालिकः आसीत्। कालिदास किस राजा के समकालीन थे। देखा ना, कालिदास कस्य नरेशस्य किस राजा के समकालीन माने समान काल के, समान समय के, आसित माने थे। फिर इसका आंसर आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया हुआ था, उसी के समकालीन यह राजा थे, अरे कवि थे। तो आप लिख देंगे कि कालिदासः चंद्रगुप्त द्वितीयस्य नरेशस्य समकालिकः आसीत्। ठीक है, इसका भी आंसर आपके पैराग्राफ में हम दिखा दे रहे हैं। देखिए यहां देखिए लिखा हुआ है कि द्वितीय चंद्रगुप्त से समकालिकः आसीत्। असौ कवि, असौ माने यह कवि। तो आप बस उसमें आंसर यही लिखेंगे कि कालिदासः विक्रमादित्य उपाधि धारिणः द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिकः आसीत्। अर्थात कालिदास विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालीन थे। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये ठीक ना, बस ने लिखे कालिदासः विक्रमादित्य उपाधि धारिणः द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिकः आसीत्। फिर तीसरा प्रश्न देखिए क्या दे रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम कस्य कृति अस्ति। एकदम आसान है कि अभिज्ञान शाकुंतलम कस्य माने किसकी, कृति माने रचना, अस्ति माने है। तो आप यहाँ लिख देंगे कालिदासस्य, षष्ठी विभक्ति है तो वो भी षष्ठी में चला जाएगा। तो बन जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदासस्य कृति अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। फिर अगला आता है मालविकाग्निमित्रम नाटकस्य नायकः कः आसीत्। अर्थात मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था। ठीक है, तो यहाँ देखिए खुद लिखा है अग्निमित्र, तो आप लिख देंगे मालविकाग्निमित्रम नाटकस्य नायकः अग्निमित्रः आसीत्। बस यहाँ कह के स्थान में क्या लिख देना, अग्निमित्रः। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगला लिखा है कि कुमार संभवम कस्य जन्म उपवर्णितम। कुमार संभवम महाकाव्य में किसके जन्म का वर्णन किया गया है। तो आप लिखेंगे कि कुमार संभवम स्वामी कार्तिकेयस्य, षष्ठी फिर लिख देंगे, वहां भी षष्ठी लिखेंगे क्योंकि षष्ठी पूछ रहा है। तो आप लिखिए कुमार संभवम स्वामी कार्तिकेयस्य जन्म उपवर्णितम। अर्थात कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया गया है। इसका भी पैराग्राफ अगर देखना चाहें आप आंसर, तो ये आंसर आप देख सकते हैं, इसमें हम देखेंगे तो मिल जाएगा। देखिए मेघदूते अष्टादश रमणीयार्थम, यहां देखिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, कुमार संभवे स्वामी कार्तिकेय से जन्म उपवर्णितम। बस इतना ही आपको आंसर लिखना है बस, कि कुमार संभवम में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये भी अच्छा, ये संस्कृत वाले जो आपके 5 प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों का समाधान हो चुका है। आप समझ रहे होंगे, अच्छे समझ रहे होंगे। अगर आप अच्छे समझ रहे हैं, आप वीडियो जब भी देखिएगा तो अगर आप समझ रहे हैं तो जरूर कमेंट्स करके लिखिएगा कि हाँ सर हमको अच्छे से समझ में आ गया है प्रश्न, हम इसका अनुवाद या इसका हम आंसर अच्छे से लिख पा रहे हैं। अगर दिक्कत होगा तो जरूर आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि हाँ सर ये चीज़ हमको नहीं समझ में आया, फिर से आप बताइए। ठीक, फिर आगे देखिए लिखा है कि निम्न शब्दों को संस्कृत के वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब वाक्य प्रयोग आता है, ये जरूर आपके 9 में भी, कक्षा 10 में भी आता है। कोई भी शब्द दे देगा, जैसे मान लीजिए दे दिया रामः, बस इतना ही दे दिया, कहा कि वाक्य प्रयोग करिए। अब आप लिख सकते हैं रामः गच्छति, रामः पठति, रामः खादति, रामः लिखति। ये हो गया आपका वाक्य। मान लीजिए अगर कर दिया जलम, बस इतना ही आपको कह दिया जलम का वाक्य प्रयोग करिए, तो आप लिख भी सकते हैं कि रामः जलम पिबति, बालकः जलम पिबति। एकदम आसान है, बस आपको वाक्य माने सेंटेंस बनाना है बस। चलिए हम आते हैं यहाँ पे।
अब इसमें कौन कौन से शब्द दिए हैं उसका कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे, देखिए लिखा हुआ है। सबसे पहला शब्द है कीर्ति कौमुदी, दूसरा है कस्मिन, तीसरा है अनेकाह काव्येषु भारत देशस्य। अब ये जो आपके शब्द दिए हुए हैं यह आपके पाठ से ही दिए गए हैं, तो आप ऐसा करेंगे कि इसको अपने इस पाठ में ही इस शब्द को खोजेंगे, वही आपका सेंटेंस बन जाएगा। जैसे अब हम आपको दिखाते हैं कीर्ति कौमुदी का। अब देखिए जब आप यह पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं तो इसी में आता है कीर्ति कौमुदी शब्द, अर्थात यहाँ देखिए तस्य अनवद्या कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रस्तुतास्ति, ये शब्द है, यही देखिए आपका वाक्य प्रयोग है। तस्य माने उनका, अर्थात कालिदास का सम्माननीय पूजनीय जो यश रूपी कौमुदी है देश विदेश में भी फैली हुई है, जी आपका एक वाक्य प्रयोग हो जाएगा। अब आप अलग से भी लिख सकते हैं, लेकिन किताब से लिखेंगे वो दिखाना चाह रहा है कि आप किताब में ही जो पैराग्राफ है उसको सेंटेंस बना करके दिखा दीजिए, तो आप यहाँ से इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। एक शब्द आया था कस्मिन, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कस्मिन, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि वाग देवता आभरणभूत से प्रथित यशसः कालिदास जन्म कस्मिन प्रदेश अभवत, अभवत शब्द का प्रयोग कर देंगे, माने हुआ था, ठीक ना। यहाँ लिखा है ना, यहाँ देखिए लिखा है च अभवत शब्द लिखा है ना, यही अभवत उठा लेंगे यहाँ लाके दे देंगे बस, तो आप पूरा बता देंगे कि चाहे यहाँ इस कर देंगे कि कालिदास से जन्म कस्मिन प्रदेश अभवत, तो भी आपका सेंटेंस बन जाएगा कि कालिदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, बस आपका यही आंसर हो गया। अगर आप कालिदास की विशेषता जोड़ना चाह रहे हैं तो ये इनकी विशेषता है, आप इसको भी जोड़ सकते हैं, और नहीं जोड़ना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, आंसर आपका इतने से हो जाएगा, ठीक ना। फिर उसके बाद और क्या शब्द आया था, चलिए हम देख लेते हैं, एक दो शब्द और आए थे। जैसे और एक शब्द है आपका, यहाँ देखिए, तो कीर्ति कौमुदी हो गया, कस्मिन हो गया, अनेका है, काव्येषु है, भारत देशस्य है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक ना, अनेका था, भारत देशस्य था, ठीक ना। एक और शब्द था, अभी देखते हैं। अनेका माने अनेक जनश्रुतियां फैली हुई हैं इनके विषय में ना। अच्छा, फिर इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। अच्छा, इस पैराग्राफ में ये दोनों शब्द नहीं मिल रहे हैं, अगले पैराग्राफ में हम लोग देख लेते हैं। चलिए ये देखते हैं। खोजेंगे आप तो मिल जाएगा, आप आराम से खोजेंगे तो अनेका शब्द भी मिल जाएगा और भारत देश से भी मिल जाएगा, ठीक है। जो रहेगा उसी को आप बता देंगे कि यही इसका मूल पैराग्राफ है, ठीक ना। अनेका यहाँ इनकी रचनाओं के बारे में है। एक शब्द था काव्येषु, माने इनकी रचनाओं में, ठीक ना। देखिए अब हम खोजेंगे आप लोग तो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, अगर आपका जो शब्द जहां होगा वही इसका आपका
वाक्य प्रयोग बना देंगे आप। अब देखिए जल्दी जल्दी नहीं मिल रहा है, लेकिन आप खोजेंगे तो जरूर आप इसका आंसर आपको इस पैराग्राफ में मिल ही जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हम आगे प्रश्न देखेंगे, क्योंकि अब इस तरह से खोजने में ज़्यादा टाइम चला जाएगा, ठीक। अच्छा, अगर आप लोग को लग रहा हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप इसको 1.5 पर भी आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक। देखिए एक काव्येषु यहाँ शब्द लिखा हुआ है, देख सकते हैं इसको हम, यहाँ देखिए लिखा है काव्येषु, तस्य काव्येषु, ये शब्द आया था, तीसरा वाला शब्द था काव्येषु, तो आप ये लिख सकते हैं तस्य काव्येषु मानव मनसः सूक्ष्मानुभूति इंद्रधनु कस्यापि हृदयस्य चित्तम आवर्जयितुम पारयति, न कि जो कवि कालिदास है उनकी रचनाओं में मानव मन की जो सूक्ष्म अनुभूति है वह किस व्यक्ति के मन के हृदय को अपनी ओर आकर्षित करने में समर्थ नहीं है, अर्थात सबके मन को अपनी ओर आकर्षित करने में समर्थ है, जैसे इंद्रधनुष सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो यहाँ से यहाँ तक आप इस काव्येषु पद का सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दो शब्द और हैं, वो भी मिल जाएंगे अगर आप खोजेंगे, तो इस तरह से आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए अब आगे हम जो प्रश्न बचा हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। चलिए अब लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। अब आपसे पूछ रहा है संधि विच्छेद, तो आप संधि विच्छेद प्रयास करेंगे हम आप समझने का, देख लेते हैं कि संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक, अब संधि विच्छेद में कौन कौन से पद हैं देखिए। सबसे पहला आपका है अद्यापि, तेन अतीव, दुहिता यम इति समुत्पद्यते। तो सबसे पहले लिखते हैं अद्यापि। अब देखिए अद्यापि में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, अद्य प्लस अपि। चलिए जब हम संधि आपको पढ़ाएंगे तो आप भी अच्छे से जान जाएंगे कैसे इसमें दीर्घ संधि हुई है। फिर दूसरा प्रश्न है तेन, तेना, ई, व, ठीक है, इसको अलग करेंगे, ये हो जाएगा तेन प्लस अतीव, ये हो गया। फिर तीसरा है दुहिता यम इति वाला है, इसको हम देख लेते हैं, दुहिते यमिति, ये है। अब हम इसको अलग करेंगे, ये बन जाएगा दुहिता प्लस यम प्लस इति, दुहिता प्लस यम प्लस इति। जी आप अगर इति नहीं दिख रहा तो इति ऐसे रह जाएगा, ठीक है, इति, दुहिता यम इति, ये हो गया। फिर आपका अगला है समुत्पद्यते, समुत्पद्यते। अब इसको अलग करेंगे, ये हो जाएगा सम प्लस उत्पद्यते, ये आपका संधि विच्छेद हो गया। अब इसके बाद देखा है कालिदास द्वारा रचित रचनाओं की एक सूची तैयार कीजिए। तो इस सूची के लिए हम एक पीडीएफ बनाए हुए हैं, उसको हम दिखा दे रहे हैं, आप उससे समझ जाएंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम आप आज इस वीडियो में समस्त जो प्रथम पाठ के प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों की चर्चा किए, उस पर परिचर्चा किए हैं। तो हमें विश्वास है कि आपको इन प्रश्नों का आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इस वीडियो को देख करके समझ करके पुनः अपने मन से एक बार समझ लीजिए, फिर किताब रख के वीडियो बंद कर दीजिए, फिर अपने मन से फिर से प्रश्न पढ़िए किताब में, और फिर किताब का आंसर अपने मन से अपने अच्छे राइटिंग में पूरे फेयर में नोट्स बना करके आप तैयार कर लीजिए, जिससे एग्जाम के टाइम में आपको दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से अपने प्रश्नों का हल कर सकते हैं। और इसमें आपका बहुविकल्पी भी प्रश्न कंप्लीट हो गया है, और जो आपका हिंदी अनुवाद वाला वो भी, और जो पाठ का सारांश था वो भी, कोई दिक्कत, या फिर आपका जो लघुत्तरी प्रश्न आता है वो भी आपका इससे आंसर सिद्ध हो जाएगा। यह पाठ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े आराम से धैर्य के साथ इसको पढ़िएगा और पूरे प्रश्न का आंसर लिख करके नोट से जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए हम वही जो आपका ये सूची है एक बार उसको देख लेते हैं।
एक मिनट, ये लग रहा है कोई दूसरा पेज खुल गया। वैसे चाहे तो आप अपने से सूची तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये हमें लग रहा है कोई दूसरा ही पेज हमने खोल दिया, ध्यान नहीं दिया। चलिए, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे, आप अच्छे से इस प्रश्न का आप हल कर लेंगे और इसको अच्छे से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। और पूरे पहले आप अच्छे से जो गद्य के आपके हमने वीडियो अपलोड किए हैं व्याख्या करके, उस व्याख्या को आप अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप इस प्रश्न का हल करेंगे और आप इसका वीडियो बनाएंगे। नहीं देखिए कहीं हमसे गलत हो गया, इस वजह से ये नहीं आ रहा है, ठीक ना। फिर से देखते हैं, यही तो पैराग्राफ था, लेकिन अब देखिए वो नहीं खुल रहा। हाँ ये है, ठीक ना। ये देखिए हमने सूची तैयार किया हुआ है, कालिदास की रचनाओं की सूची। तो इस तरह से आप कालिदास की रचनाएं, महाकाव्य अलग लिख लेंगे, खंड काव्य अलग लिख लेंगे और नाटक अलग लिख लेंगे, ठीक ना। देख लीजिए, अब जैसे अब आप देखिए, जैसे रघुवंशम है आपके सामने, ये है, ठीक ना। ठीक, और ये कुमार संभवम, ऋतु संहार, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। इस तरह से आप पीपीटी या इसको आप कहते हैं टीएलएम भी आप तैयार कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख देंगे आप इसमें रघुवंशम के नायक नायिका का नाम, कितने राजाओं का वर्णन है, कौन प्रथम राजा है, कौन अंतिम राजा है, इसको लिख देंगे। कुमार संभव में किसका वर्णन है, स्वामी कार्तिकेय का, नायक शिव जी, नायिका पार्वती, कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं, कितने कालिदास के माने जाते हैं, तो 8 सर्ग माने जाते हैं। तो इस तरह से आप प्रश्न पैराग्राफ बढ़िया से इसका और अच्छे से बना सकते हैं। ऋतु संहार में कितने सर्ग हैं, 6 सर्ग हैं, ठीक है। तो और उसके बाद कितने ऋतुओं का वर्णन है, 6 ऋतुओं का वर्णन है। मेघदूतम में किसका वर्णन है, एक चिड़ी का वर्णन है। इस तरह से आप इसको एक सूची तैयार कर सकते। चलिए ठीक है, अगर आप सूची तैयार कर लेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, उसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। और हो सके तो हम मैसेज के रूप में हमारे आप चैनल पे भेज सकते हैं, हम उसको भी देख लेंगे एक बार। तो बस आज के लिए इतना ही, आप प्रयास करिए इसको पढ़ने का, समझने का, नोट्स तैयार करने के लिए। तब तक के लिए नमः महाश्वराय।